शुभ अपराह्न बच्चों। आज मैं आपकी अध्यापिका आशा सैनी 8वीं कक्षा में व्याकरण भाग में संकलित पाठ 11 जिसका शीर्षक है कारक, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये पाठ हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कारक होता क्या है। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को, यानी कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है अगर वो क्रिया के साथ संबंध बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। जैसे अभी हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी संज्ञा क्या है? विवेकानंद। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो, तो यहाँ पे भी आपका ये संज्ञा ही है। तो इसका जो संबंध हमारा प्रकट हो रहा है वो क्रिया के अन्य शब्दों के साथ हो रहा है। ठीक है। जैसे ये के आ गया, का आ गया। ठीक है। और ये आपकी क्रिया है था। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को हम क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के बेटा आप सभी को पता है कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? ये आपको पता ही है कि कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो काम को कर रहा है। और इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है ने। क्या होता है इसका चिन्ह? ने। तो वाक्य की क्रिया के साथ कौन, किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मैंने अब एक उदाहरण लिया है, रमन कविता पढ़ता है। तो यहाँ पर कौन कविता पढ़ता है? रमन। कविता कौन पढ़ रहा है? रमन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन का उत्तर मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कर्ता कारक कहेंगे। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों? को। ठीक है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है। तो मैंने आपको कर्ता कारक में क्या बताया था कि जिसमें हमें कौन और किसने लगाकर हमें इसके उत्तर प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो यहाँ पर हम क्या लगाने के लिए प्रश्न करेंगे? क्या और कहाँ। ठीक है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो किसने पकड़ा? पुलिस ने। ये तो आपका होगा कर्ता कारक। और किसको पकड़ा? चोर को। और पकड़ा इसमें आपकी क्या हो जाएगी? यह आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो क्रिया के व्यापार का फल पड़ रहा है। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कारक कहते हैं। आपको पता है कि जो ये कर्म कारक में होता है ये आपके प्राणीवाचक कर्म भी हो सकता है और अप्राणीवाचक कर्म भी हो सकता है। तो जैसे ये पुलिस ने चोर को पकड़ा तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये प्राणीवाचक में आ जाएगा क्योंकि ये प्राणियों को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे ये प्राणीवाचक है। ठीक है। और जैसे मैं ये कहूँ कि उसने पत्र लिखा तो जो पत्र है वो आपका किस में आ जाएगा? वो अप्राणीवाचक कर्म में आ जाएगा। और कभी कभी बेटा एक ही वाक्य में 2-2 कर्म भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ कि नेहरू ने इंदिरा को पत्र लिखा, तो नेहरू ने पत्र लिखा। पत्र लिखा एक तो आपका ये हो गया है, क्या लिखा? पत्र। और किसको लिखा? ये आपका आ जाएगा इंदिरा को। ठीक है। तो तीसरा है हमारा कर्ण कारक। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है से या के द्वारा।
तो जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, यानी कि जिन शब्दों की सहायता से हम कार्य को करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। तो जो कर्ण शब्द होता है वो यहाँ पर साधन शब्द का ही पर्याय माना जाता है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। जैसे पापा जहाज से कोच्चि गए, अब पापा यहाँ पर क्या है, ये करता है, गए इसमें क्या है, क्रिया, कहाँ गए, कोच्चि, ये क्या है आपका एक कर्म है और किसके द्वारा गए, जहाज के द्वारा। तो यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह से आ गया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण कारक है। उसके बाद है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक सबसे आसान होता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। ठीक है, तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों, इसका विभक्ति चिन्ह आपको मिलेगा के लिए, के हेतु और के वास्ते। ठीक है, जैसे हम कहें नाना जी दीदी के लिए वस्त्र लाए, तो नाना जी इसमें क्या है आपका, ये आपका कर्ता कारक है। ठीक है, लाए इसमें क्या है, क्रिया, क्या लाए, वस्त्र, ये आपका क्या है, कर्म, और किसके लिए लाए, दीदी के लिए। तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर लेने या देने का भाव मुख्य होता है। ठीक है, तो यदि वाक्य में संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों ही हो तो कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और कर्म जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि जो दिखाई दे जाए और अप्रत्यक्ष जो दिखाई न दे। ठीक है, उसके बाद है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग करना। तो जिससे पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और अपादान का चिन्ह क्या होता है, से। ध्यान रखना, जो कर्ण कारक होता है उसमें तो जो प्रयोग होगा वो साधन के लिए होगा, लेकिन जो अपादान कारक है ये अलग होने के भाव से प्रयुक्त होगा। वृक्ष से फल गिरा, तो यहाँ पे जो फल है ना वो वृक्ष से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। वह शेर से डरता है, तो यहाँ पर क्या है, वो डरने का भाव प्रकट हो रहा है। वह गांव से आता है, तो वो गांव से अलग हो रहा है, यानी कि अलग होने का भाव है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका अपादान कारक आ जाएगा। उसके बाद है संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक यह आप सभी को पता ही है। संबंध कारक हम किसे कहेंगे कि जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो किसके साथ प्रकट होता है, वो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध प्रकट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या होता है, का, के, की, रा, रे और री, ये इसका विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पर अब सर्वनाम है ये आपका, यह, तो यह का जो संबंध है वो किसके साथ प्रकट हो रहा है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ, कि भाई यह मेरा घर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं अधिकरण कारक। लेकिन अधिकरण कारक समझाने से पहले मैं आपको इसका विभक्ति चिन्ह बता देती हूँ वो क्या होता है। वो आपका होता है में या पर। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार क्या होता है, भाई आपका स्थान हो, भाव हो या काल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि या तो आपको स्थान का पता चलेगा, या आपको भाव का पता चलेगा, या आपको काल का पता चलेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। और इसका होता है आपका में, पर, पे, के ऊपर, के भीतर, के बाद, और के पहले। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर इसके परसर्ग मिल जाएंगे, इनके चिन्ह मिलेंगे ये आपको। जैसे दादी माँ छत के ऊपर है, ये दादी माँ छत के ऊपर बैठी है,
तो दादी माँ कहाँ बैठी है? छत के ऊपर। ये आपको क्या बता रहा है? ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको स्थान बता रहा है भी दादी माँ कहाँ बैठी है। दादी माँ छत के ऊपर बैठी है। ठीक है, जैसे हम इसका एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि भाई तुम्हें आज्ञा मानने पर मिठाई मिलेगी। तो मिठाई मिलेगी, लेकिन मिठाई कब मिलेगी? आज्ञा मानने पर। तो वो आपका क्या प्रकट कर रहा है? वो आपका भाव प्रकट कर रहा है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी 2 घंटे में पहुंचेगी। तो रेलगाड़ी पहुंचेगी तो सही, लेकिन कब पहुंचेगी? 2 घंटे में। तो जो 2 घंटे है वो आपका क्या बता रहा है? वो आपका समय बता रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? विश शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए या संबोधित किया जाए तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और इसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? हे, अरे, ओ, रे, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हे राम, अरे रामू, अरे दुष्ट, ये हम शब्द हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, अरे यह क्या कर डाला, तो यहाँ पर आपको संबोधित करने का प्रयोग हो रहा है। भाई हम संबोधित कर रहे हैं कि अरे ये तुमने क्या कर डाला। वैसे मैं ये कहूँ शाबाश, खूब मेहनत करो। और वैसे बेटा इसका जो पहचान क्या है इसकी संबोधन की, कि ये आपका जो विभक्ति वो होता है ना, विस्मादी बोधक चिन्ह, जिसको हम पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपका इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो अगर आप किसी को पुकार रहे हो, बुला रहे हो, संबोधित कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसमें जो आप में जो बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं वो क्या होता है? वो आपका होता है एक तो कर्ण कारक, ठीक है, और एक आपका होता है अपादान। सिर्फ ये 2 कारक ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जो कर्ण कारक होता है ना, वो तो आपका होगा साधन के लिए प्रयोग, वो आपका साधन के लिए प्रयोग होगा। और जो आपका अपादान कारक है, ये मैंने आपको स्थिति बताई दी है भाई, अलग होने का भाव हो, डरने का भाव हो, लज्जित होने का भाव हो, ठीक है, निकलने का भाव हो, तो ये आपका उसमें अपादान कारक में वो प्रयोग होगा। और संप्रदान कारक का मैंने आपको पहचान बताई है, उसके लिए होता है के वास्ते। भाई किसी को हम कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। वहाँ पर लेने या देने का ही भाव मुख्य होता है। तो बच्चों वैसे कारक का जो चैप्टर है आप 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हो, 7वीं में भी पढ़ चुके हो, और ये आपके 8वीं कक्षा में फिर से रिपीट हो रहा है। तो अब मुझे ये लगता है कि आपको यह जो कारक वाला चैप्टर है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और वैसे भी आप जितना जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वो आपको उतना ही समझ में आता रहेगा। और अगर आप अभ्यास ही नहीं करोगे तो फिर वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस चैप्टर को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अब मैं इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद।